अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिपिड की मेटाबॉलिज्म को, और एट द एंड में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लिपिड मेटाबॉलिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिपिड। सो लिपिड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? लिपिड आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल कहाँ होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जैसे कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म CCl4 हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गए। अच्छा, लिपिड के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं? दे इंक्लूड फैट, ऑयल, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड फैट सोलुबल विटामिन। इसमें आगे सारी ये जो चीजें ना, ये मैंने आगे एक्सप्लेन की हुई है। फैट्स जो होते हैं ना, एनिमल के अंदर जो लिपिड होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैट्स कहते हैं। ऑयल्स हम हासिल करते हैं प्लांट से। वैक्सीज भी हमारे पास लिपिड की एक टाइप है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड तो सेल मेम्ब्रेन को बना रहा है। ग्लाइकोलिपिड, इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज प्लस लिपिड आपस में मिले होते हैं। इसके अलावा फैट सोलुबल विटामिन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? लिपिड्स है। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है? ये सॉल्युबल है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस हम क्या कहते हैं? फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिपिड। ठीक है। डेट प्रोवाइड एनर्जी, मेक सेल मेम्ब्रेन्स एंड एक्ट एज हार्मोन। इनका काम क्या क्या है? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं और हार्मोन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिपिड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर लिपिड की कितनी फॉर्म्स पाए, कि कौन कौन सी किस्म में हमारी बॉडी के अंदर लिपिड पाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पहली फॉर्म को, वो जो लिपिड इन अवर बॉडी आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म। लिपिड हमारी बॉडी में दो फॉर्म में पाया जाता है। पहला हमारे पास आ गया एलिमेंट कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो चीज चेंज नहीं होती। सो these are permanent lipids that stay constant even during starvation। अगर हम खाना ना भी खाएं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम भी हो जाए, एनर्जी कम क्यों ना हो जाए, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये परमानेंट है। मतलब ये चेंज नहीं होते, ये एटीपी हमें नहीं देते, ये परमानेंट है। सो ये क्या है? स्टे कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रहेंगे ये मतलब ये यूज नहीं होंगे, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? दे आर एलिमेंट कांस्टेंट। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारा साइटोप्लाज्म, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे लिपिड पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर आपके सामने तस्वीर डाउनलोड की हुई है, अगर आप ये देख लें। सो सेल मेम्ब्रेन आर लिपिड इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। ये कौन से लिपिड से बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी हुई है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सो ये सारी क्या है? दीज आर एलिमेंट कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, एलिमेंट कांस्टेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गई? फॉस्फोलिपिड, जो कि आपको मैंने दिखा दी, दिस वन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। ये जो ये वाली लेयर है और ये जो अंदर से लेयर है, दिस आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अदर लिपिड, थोड़ी बहुत अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ये जो ये व्हाइट कलर से यहाँ पे शो किया गया है, दिस वन इज कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी टाइप लिपिड की पाया जाती है, जिस तरह ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में पाया गया है। इसके अलावा बाकी जगहों के अंदर भी पाया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ डाइट, नॉट इफेक्टेड बाय फीडिंग और फास्टिंग। हम खाना खाएं या न खाएं, इस लिपिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, ये हमेशा सेल के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा रहता है। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? लिविंग पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा जी, इसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ द सेल। अगर हमारे पास लिपिड होगा जिसने सेल मेम्ब्रेन को बनाया हुआ है, तो सेल सर्वाइव कर पाएगा। लाजमी सी बात है ना। इधर देखो, ये है इसकी स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर खराब हो जाए तो लाजमी सी बात, सेल के अंदर जितनी भी चीजें वो बाहर निकल आएंगी और सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सो इसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ सेल, ये सेल की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, जिस तरह साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल वेयर ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेल के इनसाइड का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल दैट कंट्रोल एंट्री एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल को जो कवर किया होता है, सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड क्या है? ये लिपिड की स्पेशल टाइप्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये मैंने हर एक पैराग्राफ के एंड के अंदर हार्ड वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, पहली टाइप हो गई हमारे पास कांस्टेंट एलिमेंट। दूसरी हमारे पास थी एलिमेंट वेरिएबल। एलिमेंट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है? कि जो क्या होंगे? चेंज होंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टोर्ड लिपिड या डेपोट लिपिड। जैसे मिसाल के तौर पे
दीज आर एक्स्ट्रा लिपिड स्टोर्स इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा लिपिड स्टोर्स नहीं होते, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। देयर अमाउंट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फूड एंड एनर्जी नीड। इनकी जो अमाउंट है नहीं चेंज करती रहती है डिपेंडिंग ऑन फूड एंड एनर्जी। मिसाल के तौर पे अभी मैंने खाना खाया और खाने के अंदर लेट्स सपोज मैंने ऑयली चीज खाई कि जिसके अंदर ऑयल बहुत ज्यादा था, ऑयल इज अ टाइप ऑफ लिपिड, या मैंने कोई फैट्स खाई, ठीक है, फैट्स। तो अब लाजमी सी बात है जैसे मैं खाना खाऊंगा तो खाना डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन से जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, लेम्फ में जाएगा, लेम्फ के जरिए हमारे पास जो थोरेसिक डक्ट है वहां पे ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब 2 से 3 घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो ये लिपिड जो होगा ये हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट वेरिएबल ऐसा लिपिड है कि जो हमारे पास चेंज होता है, देयर अमाउंट चेंज डिपेंडिंग ऑन फूड एंड एनर्जी नीड। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें जो मेन है ना वो ट्राइग्लिसरॉल है या ट्राइग्लाइसराइड भी इसको हम ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल भी इसको हम कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रल फैट कहते हैं। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखा देता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। अब इस ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर क्या क्या होते हैं, तकरीबन 75% ओलिक एसिड होता है, 20% पाल्मेटिक एसिड है, 5% स्टीरिक एसिड है, स्मॉल अमाउंट में लेसिथिन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्टूडेंट ये जो मैंने आपके सामने नाम लिए ना, ये सारे के सारे जो है ना, ये जो हम खाना खाते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, इसकी एग्जांपल क्या है, फैट्स एंड ऑयल आर द एग्जांपल ऑफ ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। इनके अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं और एक क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। अच्छा, ये पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये सारे जो है ना ये टाइप है हमारे पास किसकी, फैटी एसिड्स की। अच्छा, लोकेशन क्या है, अभी हम बात कर रहे थे ना ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल की, तो ये कहाँ होते हैं, स्टोर्ड एट एडिपोज टिश्यू। ये मैंने पेट की डायग्राम दिखाई हुई है। इसका मतलब क्या है, ये लिपिड कहाँ स्टोर होते हैं, पेट में। आपने देखा होगा लोगों की तौन निकली होती है, पेट उर्दू में क्या कहते हैं, तौन, ठीक है। तो ये जो पेट निकली होती है यहाँ पे क्या जमा हुए होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या स्टोर हुए होते हैं, लिपिड स्टोर हुए होते हैं। इसके अलावा इंट्रासेलुलर फैट्स कीप इनसाइड एडिपोज सेल। एडिपोज सेल जो होता है ना इनके अंदर होता है। अच्छा जी, इन पॉइंट को स्किप कीजिएगा। ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल किसको कहते हैं, मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। एक ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। इनके आगे मैंने स्ट्रक्चर दिखाई हुई, टेंशन नहीं लेनी। न्यूट्रल फैट्स क्या है, ट्राइग्लाइसराइड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये कॉमन फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। लेसिथिन क्या है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प कर रहा होता है। एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट स्टोरेज टिश्यू है स्किन के नीचे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा लिपिड्स के हवाले से, ठीक है। प्लाज्मा लिपिड, लिपिड इन द ब्लड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैमल्स के अंदर जो ममालिया, जो दूध देने वाले जानवर है, द मेन लिपिड्स विद मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंस आर ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड, जिसको हम न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। मेन मतलब मैमल्स के अंदर जो मेन लिपिड है ना वो कौन सा है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल है, जिसको हम न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड है, इसके अलावा स्टीरॉयड है। अगर यहाँ पे देखा जाए, ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल की, ये देखो ये ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल है। इसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है, एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल पर 3 फैटी एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइग्लाइसराइड बनाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स, चर्बी और तेल जो है, ये एग्जांपल किसकी है, ट्राइग्लिसराइड की है। दूसरा आ गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ने क्या किया, सेल की मेम्ब्रेन को बनाया हुआ है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड, इसके अंदर दरअसल 2 फैटी एसिड होते हैं, एक फॉस्फेट होता है, एक ग्लिसरॉल होता है। देखो यहाँ पे 2 होंगे फैटी एसिड, एक क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, फॉस्फेट होगा। हेड जो है ना फॉस्फेट से बना होता है, जो टेल जो है ना ये दो फैटी एसिड से बनी होती है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, इसने सेल वॉल को क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टीरॉयड, स्टीरॉयड भी हमारे पास लिपिड की एक टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इस स्टीरॉयड से कोलेस्ट्रॉल बनता है, टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे हमारे बॉडी के हार्मोन जो होते हैं वो इस स्टीरॉयड से बन रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर मैमल्स के अंदर ये 3 से 4 जो है ना ये मेन टाइप है, ट्राइग्लाइसराइड, फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉयड। इसके साथ साथ एडिशनली प्लाज्मा लिपिड आल्सो इंक्लूड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी होती हैं, वो क्या है, फैटी एसिड। देखो ये ट्राइग्लिसराइड टूटता है ना, ये ट्राइग्लिसराइड जब टूटता है तो इससे ये 3 फैटी एसिड अलग हो जाते हैं। तो लाजमी सी बात है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी होती है ना, तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होगा, फैटी एसिड भी बनेंगे, ठीक है।
फैटी एसिड कैन बी लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस किया भी था कि फैटी एसिड जो है ये लॉन्ग चेन के भी हो सकते हैं, शॉर्ट चेन के भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास 8 से लेकर 10 कार्बन तक हुए सो दिस वन विल बी शॉर्ट चेन, और अगर 10 से ज्यादा हुए तो दिस विल बी लॉन्ग चेन। फैटी एसिड के अंदर कार्बन की तादाद 10 से ज्यादा हुई तो लॉन्ग चेन, और 10 से कम हुई तो शॉर्ट चेन, ठीक है। और ग्लिसरॉल बैकबोन है किसका, ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा लिपिड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फैट्स जो है ना ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। जब भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है, ये कैसे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। ब्लड तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ब्लड के अंदर तो पानी क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, लेकिन फैट तो डिजोल्व नहीं होंगे। सो ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ब्लड के जरिए। सो प्रॉब्लम क्या है, फैट्स लाइक ट्राइग्लिसराइड आर हाइड्रोफोबिक। फैट्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है। डू नॉट मिक्स विद वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हेट, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। वाइट ब्लड प्लाज्मा इज वाटर बेस्ड, ब्लड का जो प्लाज्मा है वाटर बेस्ड है, जबकि हमारे पास ट्राइग्लिसराइड क्या है, हाइड्रोफोबिक है। सो सॉल्यूशन क्या है, फैट कंबाइन करता है मोर पोलर लिपिड्स के साथ। फैट कंबाइन विद मोर पोलर लिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंड स्पेशल प्रोटीन एपोलाइपोप्रोटीन। अब देखो एक प्रोटीन है जिसका नाम है एपोलाइपोप्रोटीन, वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या जो हमारे पास फैट्स हैं ये सारे कंबाइन होके गोला बना रहे होते हैं। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये इन सब की कम्बिनेशन है। एपोलाइपोप्रोटीन, ये मैंने आगे इसको खोल के दिखाया हुआ है, आगे मैं आपको डायग्राम से सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि ये इन्होंने क्या किया, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाई जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और एपोलाइपोप्रोटीन आपस में क्या हुए, मर्ज हुए। ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके सामने वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है आपके सामने, वो स्ट्रक्चर है। अब अगर देखा जाए साइडों पे क्या है, फैटी एसिड का वो पार्ट है जो पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है। फैटी एसिड का कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ है, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी अंदर जमा हुए हैं सारे, एपोलाइपोप्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। सो ये इन सब ने कंबाइन करके क्या बनाया, एक फैट का मतलब एक गोला सा बना दिया। अब ये बाहर वाला हिस्सा तो पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है ना, तो ये इजिली ब्लड के जरिए क्या हो जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हेटिंग, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। पोलर और नॉन पोलर किसको कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एपोलाइपोप्रोटीन क्या होती है, वो प्रोटीन जो कि फैट के साथ जाके अटैच हो जाती है। अच्छा जी, अब जब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। इसको हम क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे लाइपोप्रोटीन क्या होती है। लिपिड को लेके जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, लाइपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, लाइपोप्रोटीन। देखो लाइपोप्रोटीन कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, लाइपो मीन लिपिड, प्रोटीन मीन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइपोप्रोटीन वो कम्प्लेक्स है जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। ये क्या करेगी, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगी लिपिड को, जिसमें हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड आ जाते हैं। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन भी आ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, कैरी लिपिड इन प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लेफ्ट एंड फ्रॉम टिश्यू। ये टिश्यू से लिपिड को कहाँ लेके जाएगी, प्लाज्मा, इंटेस्टिनल फ्लूइड और लेम्फ। लेम्फ क्या होता है, क्लियर फ्लूइड डेट सर्कुलेट इन लिम्फेटिक वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक दूसरा फ्लूइड भी है जिसका नाम क्या है, लेम्फ है। ये क्लियर फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट कर रहा होता है लिम्फेटिक वेसल के अंदर, और ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। अच्छा जी, लिपिड जो है सॉल्युबल नहीं है वाटर में, सो दे कैन नॉट मूव फ्रीली इनटू ब्लड। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दे पैक लिपिड प्लस प्रोटीन टुगेदर कॉल्ड लाइपोप्रोटीन, जो कि पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लाइपोप्रोटीन क्या है, लिपिड और प्रोटीन की कम्बिनेशन है। अब देखो, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की, इसके दो पार्ट है, एक है कोर, एक है शेल। कोर किसको कहते हैं, कोर कहते हैं अंदरूनी तह को, तो ये इसका अंदर साइड आ गया। शेल बाहर के गोले को, ये बाहर आ गया शेल, अंदर क्या है, कोर है। सो कोर के अंदर क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल एस्टर। सो ये कोर के अंदर क्या है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर शो हुए हुए यहाँ पे देख लो, ग्रीन कलर से जो शो हुए ना, दीज आर कोलेस्ट्रॉल। जबकि हमारे पास दूसरी चीज इसमें क्या प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है। सो इन साइड देखो ये सारे के सारे क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये अंदर बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर शेल की बात की जाए तो शेल के अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड। शेल के अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड। ये जो बाहर से बनाई हुई है ना, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। इसके अलावा फ्री कोलेस्ट्रॉल, ये देखो ये एक है कोलेस्ट्रॉल अंदर, ये है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, इसको हम फ्री कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा एपोप्रोटीन, ये है एपोप्रोटीन, ठीक है। अब इसी अरेंजमेंट की वजह से ये जो हमारे सामने लाइपोप्रोटीन बनी है, ये क्या होती है, सॉल्युबल इन ब्लड होती है। दिस इज सॉल्युबल इन ब्लड। सो अब लाइपोप्रोटीन को हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन को। किस चीज को हम डिस्कस करेंगे अब, टाइप्स ऑफ
लाइपोप्रोटीन को। सो लाइपोप्रोटीन डिफरेंट टाइप के, पेरी आ गई हमारे पास काइलोमाइक्रोन। कौन सी टाइप? काइलोमाइक्रोन। जस्ट आपने इनको शॉर्ट पढ़ना है। काइलोमाइक्रोन कहाँ पाई जाती है? म्यूकोजल सेल के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजल सेल नहीं होते उनके अंदर फॉर्म बन रही होती है, म्यूकोजल सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी टाइप हमारे पास काइलोमाइक्रोन रिमनेंट। काइलोमाइक्रोन क्या है दरअसल? काइलोमाइक्रोन भी क्या है हमारे पास? सेम वही लाइपोप्रोटीन ही है, इसने भी अपने अंदर चीजों को क्या किया हुआ है? जमा किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। अब काइलोमाइक्रोन रिमनेंट दूसरी टाइप है। अगर इसी काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइड को निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा? काइलोमाइक्रोन रेमनेंट। रेमनेंट कहते हैं बकायाजात को। सो फॉर्म फ्रॉम काइलोमाइक्रोन आफ्टर ट्राइग्लिसराइड रिमूवल। जब ट्राइग्लिसराइड हट जाते हैं तो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट रह जाता है। तीसरी हमारे पास टाइप है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन बहुत कम होगी, लिपिड बहुत ज्यादा होते हैं। लिपिड बहुत ज्यादा, प्रोटीन बहुत कम। लिपिड का साइज बड़ा, प्रोटीन का साइज बहुत कम। इसके अलावा अगली टाइप है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखो, एक होती है लो डेंसिटी, एक होती है हाई डेंसिटी। इन दोनों के दरमियान की जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा एक होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है वो बनती है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से। इसके अलावा एक होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन जो होती है इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, लिपिड जो होते हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी भी है, उसका नाम है लाइपोप्रोटीन ए। ये लेवर के अंदर बन रही थी। ये हमने लाइपोप्रोटीन की मैंने आपसे टाइप डिस्कस की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल आपने सिर्फ जस्ट जहन में रखना है कि टाइप के नाम क्या क्या है। HDL, LDL, IDL, VLDL, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके अलावा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन के हवाले से मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली कि लाइपोप्रोटीन जो होती है ना, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना, ये हाइड्रोफोबिक कोर को बना रहे होते हैं। ऑलरेडी पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम आगे चलते हैं, आगे जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ डिपोर्ट फैट। जो फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है ना, ये कैसे यूटिलाइज होगा? ये कब यूटिलाइज होगा? तो ये इसकी यूटिलाइजेशन डिपेंड करती है एनर्जी के सोर्स के ऊपर, ठीक है। अब मतलब एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें ताकत चाहिए, अगर हम एनर्जी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? ये फैट पिघलता है। कैसे पिघलता है अभी हम डिस्कस करेंगे। लाइपोलाइसिस के जरिए। लाइपो मीन लिपिड, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जो न्यूट्रल फैट है ट्राइग्लिसराइड जो कि जमा हुआ है, जो कि हमारे पेट के ऊपर जमा हो जाता है, ये कैसे मतलब टूटता है? सो दिस प्रोसेस स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज लो, मेनली ग्लूकागोन एंड एडिनालिन। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या होगा? ग्लूकागोन और एडिनालिन हार्मोन क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेशन करते हैं एडिनाइल साइक्लेज की। एक एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। एडिनाइल साइक्लेज क्या बना होता है? साइक्लिक एमपी बनाता है। साइक्लिक एमपी जो होते हैं जाके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। आपने अपने वन वर्ड के अंदर ऐसे याद रखना है ना कि ग्लूकागोन और एडिनालिन रिलीज हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाइड्रोलिसिस स्टार्ट की। किसकी? ट्राई इसाइल ग्लाइसरॉल किया, ट्राइग्लाइसराइड की, ठीक है। अच्छा जी, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज हुई। इसने फॉस्फोराइलेशन करनी है, एडिशन करनी है फॉस्फेट ग्रुप की। किसके ऊपर? पेरीलाइपिन के ऊपर। पेरीलाइपिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जिसने लिपिड ड्रॉपलेट को कवर किया होता है, ठीक है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपोज मूव करता है सरफेस ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किसकी ओर स्टार्ट हो जाती है? ट्राई इसाइल ग्लाइसरॉल की। सिंपल कहने का मतलब यह ग्लूकागोन और एड्रेनालिन ने क्या करना है? ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना है। ट्राइग्लिसराइड किससे बना था? 3 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल से। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेंगे? दोबारा से वही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाएंगे। सो अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल के साथ क्या होगा। हमारे जो एडिपोज टिश्यू है ना, वहाँ पे ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम जो होता है ना, वो नहीं होता। जब वो एंजाइम नहीं है सो ग्लिसरॉल जो होता है ना, एटीपी के साथ मिलके एक फॉस्फेट एटीपी से लेके क्या बना रहा होता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना रहा होता है। क्या बनाया? एक फॉस्फेट इससे निकला, क्या बना? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना। एटीपी था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था। अब क्या बच गया? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट किसके साथ आके लग गया है? ग्लिसरॉल के साथ आके लग गया है। अब क्या बना? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना। क्योंकि एडिपोसाइड जो होते हैं ना, इनके पास एंजाइम नहीं है, सो ये ग्लाइसरॉल नहीं बना सकते। सो ग्लाइसरॉल जो होगा इंटर होगा ब्लड में और कहाँ जाएगा? लिवर के पास जाएगा। लिवर के अंदर ये दोबारा कन्वर्ट होगा किस में? ग्लाइकोजन में या ग्लूकोज में। अब देखो, ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल से क्या बना? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये मैंने क्रेब्स साइकिल के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ग्लाइसरल नहीं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है इससे। अब ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, ये इंटर होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस में इससे हमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है। अच्छा जी, ग्लिसरॉल किस में एंटर हो गया? ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर हो गया। किस चीज़ के लिए? ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। जबकि फैटी एसिड के साथ क्या होता है? फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो इनकी ऑक्सीडेशन है ये कैसे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है खास करके। ठीक है, कैसे होती है? सिट्रिक एसिड साइकिल के जरिए, जहाँ पे इससे एटीपी बन रही होती है। इसको मैं आगे बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ। पहले तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फैटी एसिड कितनी टाइप के होते हैं। ठीक है, सो पाथवे फॉर फैटी एसिड टू एंटर माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन चेन लेंथ। देखो ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए फैटी एसिड क्या क्या करता है, मतलब कौन सा फैटी एसिड एंटर होगा? तो पहली बात क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होता है? जिसमें 12 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। ठीक है, अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होता है पहले कन्वर्ट होता है किसमें? एसाइल कोए में। किस चीज़ में? कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए। किसमें कन्वर्ट हो? एसाइल कोए। फर्क क्या है? देखो बाकी स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकला है और इसकी जगह पे एडिशन हुई है कोए की। तो यहाँ से हाइड्रोजन की जगह पे आके क्या लग गया? कोए लग गया। तो हमारे पास क्या बन गया? एसाइल कोए बन गया। अब ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, इम्परमिएबल होती है लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए की। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर कार्निटीन लगा होता है जो कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करवा रहा होता है। सो खुलासा क्या निकला कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होंगे पहले ही कन्वर्ट होंगे किस में? एसाइल कोए में। अब एसाइल को जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के पास आएगा, वहाँ पे हमारे पास कार्निटीन है, एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर है जो कि इसको क्या करेगा? एसाइल कोए को बाहर से अंदर लेके आएगा। ये मैंने आगे डायग्राम से समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होंगे ना, जो 12 कार्बन तक की होते हैं या 12 कार्बन से कम कार्बन में प्रेजेंट होते हैं, ये डायरेक्टली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, अंदर जाएंगे और एसाइल कोए सिंथेसिस इनके साथ क्या कर लेता है? कोए के डेरिवेटिव इनके साथ अटैच करवा देता है। अब देखना फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पाथवे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड सेल के अंदर आ गया, अब फैटी एसिड से कैसे हमें एनर्जी हासिल होगी अभी हम ये डिस्कस करेंगे। सो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पाथवे जो है ना, ये डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। बीटा ऑक्सीडेशन भी है, ओमेगा ऑक्सीडेशन भी है, अल्फा ऑक्सीडेशन भी है। बीटा ऑक्सीडेशन मेन पाथवे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी में हासिल होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन से होती है। दरअसल इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है ना, वो फंक्शनल ग्रुप, चलो मैं आपको आगे स्ट्रक्चर से समझाता हूँ बाकायदा डायग्राम से, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा जी, एक ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है, एक अल्फा ऑक्सीडेशन होती है, दूसरी तीसरी टाइप। ठीक है, चलिए मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, हमने बीटा ऑक्सीडेशन को बहुत ही डिटेल से भी पढ़ना है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर पाथवे ऑफ फैटी एसिड। इट टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ सेल। ये प्रोसेस कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस तरह साइटोप्लाज्म है ना, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जगह होती है साइटोप्लाज्म की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, यहाँ से आगे ऐसा कर लेते हैं ना, इसको मैं आपको कॉपी के ऊपर बाकायदा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके करवाता हूँ, तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। वरना ऐसे यहाँ से अगर मैं करूँगा तो आपको ऐसी इतनी कोई क्लियर हाथ समझ नहीं आएगी। सो यहाँ से आगे हम कैरी ऑन करते हैं कॉपी के ऊपर। ठीक है ये स्टूडेंट, यहाँ से आगे साइकिल जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं आपको ये बोर्ड पे समझा दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपसे डिस्कस किया बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड। इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। या ऑक्सीजन के ऐड होने को भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे रिमूवल होगी, हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, बीटा कार्बन से होती है। आगे बहरहाल मैं समझा दूंगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक फैटी एसिड की जिसका नाम है पाल्मेटिक एसिड। कौन सा? पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड हमारे पास एक फैटी एसिड है, इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं। कितने? 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 कार्बन 2, अच्छा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूँगा, अच्छा मैं सिर्फ लाइन से ड्रॉ करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 कार्बन हो गए। ये स्टूडेंट फैटी एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? फैटी एसिड के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस वन इज पाल्मेटिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? पाल्मेटिक एसिड। देखो कहीं पे डबल बॉन्ड है? नहीं है। सो पाल्मेटिक एसिड इज एन सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा है ये? सैचुरेटेड। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं।
अच्छा यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया ना, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए, 2 यहाँ पे लगे हुए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी सबके साथ ऐसे 2 हाइड्रोजन क्या है लगे हुए। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो पाल्मेटिक एसिड है ना, इसके ऊपर अटैचमेंट होती है को ए की। किस चीज की? को ए का मॉलिक्यूल हमारे पास आता है, को ए का मॉलिक्यूल हमारे पास आता है और उस पाल्मेटिक एसिड के साथ अटैच हो जाता है। इसके अलावा एटीपी जो होते हैं वो भी आती है और एटीपी हमारे पास कन्वर्ट होती है किसमें? साइक्लिक एएमपी में। अब हमारे पास क्या बनेगा देखना, यही पाल्मेटिक एसिड है। मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर सी डबल बॉन्ड विद O। यहाँ से क्या होता है? OH निकल जाता है। यहाँ से क्या हुआ? OH निकल गया, उसकी जगह पे कौन आके लग गया? को ए आके अटैच हो गया। सो अब हमारे पास पाल्मेटिक एसिड जो था उसके ऊपर क्या आके लग गया? एक को ए की अटैचमेंट आ गई। कौन सी कार्बन? कार्बन नंबर 1 के ऊपर। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या अटैच हुआ? को ए अटैच हुआ। डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है ना, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। जो सेकंड नंबर पे इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? पाल्मेटिक एसिड से हमारे पास क्या बना? पाल्मिटाइल कोए बना। अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम क्या है? पाल्मिटाइल कोए। इसका नाम क्या है? जैसे ये मैंने नीचे लिखा हुआ ये पाल्मेटिक एसिड से क्या बना? पाल्मिटाइल कोए बना। पाल्मिटाइल कोए। ये स्टूडेंट ये स्टेप होता क्यों है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। हमें फैटी एसिड से जो एनर्जी मिलती है ना, ये मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एनर्जी में कहाँ मिलनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिली है। लेट्स सपोज दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो फैटी एसिड है ना, ये इस फॉर्म के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकता। ये इंटर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? पहले इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना होगा। तो फैटी पाल्मेटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? पाल्मिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हुआ। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाल्मिटाइल कोए। अब ये जो पाल्मिटाइल कोए है ना, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो हमारे पास मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं और एक ट्रांसपोर्टर का नाम है कार्निटीन। कौन सा ट्रांसपोर्टर? देखो लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? कार्निटीन। कौन सा? कार्निटीन। कार्निटीन क्या करेगा? इस पाल्मिटाइल कोए को बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आएगा। बाहर से क्या करेगा? अंदर लेके आएगा। लेट्स सपोज दिस वन इज आउटसाइड। अब इसको कहाँ लेके आ गया? बाहर से अंदर लेके आ गया। तो ये हमारे पास पाल्मिटाइल कोए जब अंदर आता है तो पाल्मिटाइल कोए के साथ क्या होता है? अब देखना, लेट्स सपोज यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस कम, इसलिए मैं अंदर नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन आपने समझ जाना चाहिए कि पाल्मिटाइल कोए जो था वो कार्निटीन के जरिए बाहर से क्या गया? अंदर आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है? अच्छा मैंने एंजाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, मैं एंजाइम भी मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम एक्ट किया उसका नाम है थायोकाइनेज। कौन सा? थायोकाइनेज। क्या हो गया? थायोकाइनेज। थायोकाइनेज ने क्या किया? पाल्मेटिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया? पाल्मिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट किया। अब पाल्मिटाइल कोए कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद इस पाल्मिटाइल कोए के साथ 4 स्टेप्स होते हैं। पहले उन स्टेप्स के नाम याद कर लो। पहला स्टेप है डीहाइड्रोजिनेशन, दूसरा स्टेप है हाइड्रेशन, तीसरा है सेकंड डिहाइड्रेशन, चौथा है थायोलाइसिस। तो पहला स्टेप क्या है? डीहाइड्रोजिनेशन। अब क्या होगा? अब एक एंजाइम है जिसका नाम है एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज सिंपल सी बात, हाइड्रोजन का क्या हो जाना? रिमूव हो जाना। ये है अल्फा कार्बन, इसने भी क्या बनाए हुए? 4 बॉन्ड बनाए हुए। ये है बीटा कार्बन, इसने भी क्या किए हुए? 4 बॉन्ड बनाए हुए। तो ये जो एंजाइम है ना एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से हटाता है, एक हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से। मैं इसको मैं आगे ड्रॉ करके फिर से समझा देता हूँ, देखना। ये आ गया हमारे पास 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 कार्बन पूरे हो गए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है साथ में? यहाँ पे लगा हुआ साथ में को ए का मॉलिक्यूल है लगा हुआ है। ठीक है, ये आ गया को ए। अब देखना अब क्या हुआ? ये है हमारे पास अल्फा कार्बन। ये स्टूडेंट क्या होता है? ये हमारे पास अल्फा कार्बन, इसने भी कितने बॉन्ड बनाए हुए? 4। बीटा कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए हुए। एक एंजाइम जिसका नाम है एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज, वो क्या करता है? इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालता है और एक कार्बन बीटा, एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे। तो ये एंजाइम क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से, और क्या होता है कि एक Fad+ का मॉलिक्यूल आता है, Fad+ का, वो इन 2 हाइड्रोजन को लेके क्या बना देता है? FADH2 बना देता है। अब देखना कैसे बनते हैं। ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खुद ले लेगा।
हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन इस कार्बन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपने पास लिया है। जबकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके निकला है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेके निकला है। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। FAD प्लस आया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, यहाँ से, तो FADH2 बन गया। एंजाइम कौन सा है, एसाइल को डिहाइड्रोजनेस। डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके क्या बना देंगे, देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, इसके कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो ये एक चौथा बॉन्ड बना के क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास देखो अल्फा बीटा के दरमियान कौन सा बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। सो पाल्मिटाइल कोए से क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए बना। साथ में क्या बना, एक FADH2 का मॉलिक्यूल बना। ये स्टूडेंट सिंपल सी बात ये है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पे इसका दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड रह जाते हैं। वो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इन्होंने आपस में क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है, दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इसके ऊपर अटैक H2O की एडिशन होती है। देखो स्टेप फर्स्ट हो गया डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव। डी मीन रिमूव, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, उनकी जगह पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। सेकंड स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसको कहते हैं, H2O की एडिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। अब देखना यही स्ट्रक्चर में दोबारा से जल्दी से बना लेता हूँ। अच्छा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब देखो मैं फंक्शनल ग्रुप की ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे हो गया हमारे पास साथ में को के। अब क्या हो रहा है, H2O और ऐड हो रहा है। देखो एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड के क्रॉस होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस क्या होती है, एडिशन होती है। तो अब क्या अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा। H2O को अगर देखा जाए तो क्या है, HOH। लेट्स सपोज ये दोनों ब्रेक डाउन हो गए, जब ये दोनों टूटेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब मुझे बताओ पॉजिटिव पोजीशन के ऊपर कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा। अल्फा पोजीशन के ऊपर कौन अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन के ऊपर तो माइनस चार्ज ना, इसके ऊपर कौन सी H पॉजिटिव आयन यहाँ पे अटैक करेगा। सो OH ने अटैक कर दी यहाँ पे, ठीक है, OH ने अटैक कर दी यहाँ पे। तो ये कार्बन क्या कर लेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब ये ले लेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन जो होगा यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। सिंपल सी बात है, H2O आया, OH ने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, और H पॉजिटिव आयन ने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक। H पॉजिटिव ने यहाँ पे क्यों अटैक किया, क्योंकि ये जो कार्बन है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है, जिसके ऊपर माइनस आ जाता है। और पॉजिटिव आयन हमेशा माइनस जगह के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहाँ पे अटैक कर रहा होता है। नेगेटिव आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम होते हैं वहाँ पे अटैक करता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है इनॉइल कोए हाइड्रेटेज। इनॉइल कोए हाइड्रेटेज। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए। तो स्टेप 1 यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, स्टेप 1, ठीक है, क्या हुआ था, डिहाइड्रोजनेशन। स्टेप 2 पे क्या हुआ, हाइड्रेशन हुई। किसकी एडिशन हुई, H2O की क्या होगी, एडिशन होगी। अब अगले स्टेप में क्या होना है, स्टेप 3 में होना है सेकंड डिहाइड्रोजनेशन। स्टेप 3 में दोबारा हाइड्रोजन ने क्या होना है, रिमूव होना है। तो क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर से सिखा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा, अच्छा मैं यहाँ तक ड्रॉ करूंगा। सी एक कार्बन था, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5, कार्बन नंबर 6, बाकी आप आगे 16 कार्बन तक आपने क्या कर देना, पूरा कर देना है। ये आ गया फंक्शनल ग्रुप कार्बन, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, को ए लगा हुआ है। अब देखना क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे है हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बॉन्ड अगर पूरे किए जाए तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और ऊपर क्या है OH, ठीक है। अब क्या होता है, बाकी आपने आगे हमें जरूरत नहीं, तो हम यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है। बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 H, एक OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ। अब क्या होगा, इस स्टेप के अंदर ये होता है ना कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर होते हैं। ये लॉन पेयर क्या करते हैं, यहाँ से जंप करके यहाँ पे बना लेंगे डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अब अगर देखा जाए कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 5 बॉन्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, अव्वल तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो साथ में आ रहा था NAD+ आता है। NAD+ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, NADH बना देगा।
NADH बन गया, ठीक है। इसके अलावा इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनाए, इसको मैं अगर खोल के लिख दूँ तो ये कुछ ऐसे होगा, 2 बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, एक तीसरा बना हुआ है। ये तो कतई पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना दे। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, निकाल लेगा। इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, निकाल लेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। एक हाइड्रोजन जो था वो किसने लिया, NAD ने ले लिया, उससे क्या हो गया, NADH बन गया। दूसरा हाइड्रोजन इस पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकल गया। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना, कार्बन 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 डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन, कार्बन 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 डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना है, ये कौन सी पोजीशन पे बना है, अल्फा पे बना है या बीटा पे? तो बीटा के ऊपर क्या बना है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना है ना। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए से क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए बना। अब बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए से क्या बना, बीटा कीटो पाल्मिटाइल कोए बना। देखो ये था बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए, अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, OH है। OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो दिस वन इज बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी में से क्या हुआ, हाइड्रोजन की दोबारा से क्या हुई, रिमूवल हुई, सेकंड डीहाइड्रोजनेशन। सेकंड डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, दोबारा से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गए। इस पोजीशन से भी रिमूव है, इस पोजीशन से भी क्या बने हमारे पास बना बीटा कीटो पाल्मिटाइल कोए बना। एंजाइम कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए ने क्या बना दिया हमारे पास, फॉर्मेशन करा दी किसकी, बीटा, देखो बीटा कीटो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए कीटो पाल्मिटाइल कोए हमारे पास बना दिया। अब स्टेप नंबर 4 है थायोलाइसिस। थायोलाइसिस बहुत सिंपल सी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर दूँ। ये स्टूडेंट नीचे चूंकि जगह स्पेस कम है, बड़ा जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पाल्मिटाइल कोए था, सबसे पहले पाल्मेटिक एसिड था, पाल्मेटिक एसिड के ऊपर जब कोए ने अटैक किया तो क्या बना, पाल्मिटाइल कोए बना, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड के ऊपर जब कोए ने अटैक किया तो क्या बना, पाल्मिटाइल कोए बना। फिर पाल्मिटाइल कोए से क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए बना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल कोए से क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए बना। फिर बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल कोए से क्या बना, बीटा कीटो पाल्मिटाइल को ए बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बीटा कीटो पाल्मिटाइल को है ना, इसकी स्ट्रक्चर में ऊपर लिख देता हूँ तो इसको नीचे एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये स्टूडेंट आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये मैं क्या फलसफा करवा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे देखना, सी एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब मैं फंक्शनल ग्रुप भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में को ए की एडिशन हुई, ठीक है। बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ था, डबल बॉन्ड विद O लगा हुआ, यही था ना, यही स्ट्रक्चर है ना। देखो सेम ये ना, कोई फर्क तो नहीं है, कोई फर्क तो नहीं है। जिस वाले इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीटा कीटो पाल्मिटाइल कोए। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कीटो पाल्मिटाइल कोए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थायोलाइसिस होती है। क्या, थायोलाइसिस। थायोलाइसिस एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा कीटो थायोलेज। वो क्या करता है, वो इसकी ब्रेकडाउन करता है। वो इसकी ब्रेकडाउन कैसे करेगा, अच्छा मैं कार्बन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये है कार्बन, कार्बन जिसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब ये एंजाइम जो है ना बीटा कीटो थायोलेज, ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, साथ में एडिशन किसकी करेगा, एडिशन कर रहा होता है ये हमारे पास को एक हमारे पास दूसरा कोए का मॉलिक्यूल आता है। वो क्या करता है, यहाँ से देखो, पहले तो मैं ऊपर वाले को तोड़ देता हूँ, इसको मैं आपके सामने तोड़ के लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं तोड़ के ऐसे लिखता हूँ, देखना सी, अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा कलरफुल बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास ये टूटता है इस पोजीशन से, ठीक है। इस पोजीशन से क्या हो गया, टूट गया। हमारे पास C डबल बॉन्ड विद O सल्फर, साथ में क्या हो गया, को ए बन गया, साथ में क्या था, C एक हाइड्रोजन, बल्कि मैं इसको एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, एक कोए का मॉलिक्यूल आया, कोए के मॉलिक्यूल में से ये हाइड्रोजन निकला, ये क्या हो गया, निकल गया। इस हाइड्रोजन ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए कहते हैं, एसिटाइल को ए कहते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले को डिस्कस करते हैं। पीछे हमारे पास क्या रहा, बच गया है सी, जिससे डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड विद O के साथ बनाया हुआ है। फिर नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कार्बन पूरे हो गए। ये जो को ए है ना, या क्या अटैच हो गया इसके साथ, ये को ए क्या अटैच हो गया किसके साथ, इसके साथ। अब क्या हो गया, एक एसिटाइल को ए का बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसी मॉलिक्यूल के साथ दोबारा यही बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड दोबारा से होगी, यही 4 स्टेप्स दोबारा से होंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, एक दूसरा स्टाइल को ए बनेगा। अगर इसको मैं सीरीज ऑफ स्टेप से समझाऊं, अच्छा पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या बना, स्टाइल को ए बना। जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है ना, इसको हम कहते हैं मायरोस्टॉल को ए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मायरोस्टॉल को ए। एंजाइम कौन सा था, बीटा कीटोथायोलेज। स्टूडेंट अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब वो जल्दी से यहाँ तक नोट करो। पहले स्टेप में क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के बाद क्या हुआ, एडिशन हुई OH की, मतलब वाटर की एडिशन हुई। अगले स्टेप में सेकंड डिहाइड्रेशन, दोबारा वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गए, जिसमें हमारे पास क्या बना था, बीटा कीटो पाल्मिटाइल को बना था। अगले स्टेप में क्या हुई, थायोलाइसिस हुई। दरमियान से क्या हो गया, ये टूट गया। अब हमारे पास क्या बना, 2 कार्बन का स्टाइल को बना। तो बाकी जो हमारे पास यहाँ कितने कार्बन रह गए, 14 कार्बन रह गए। अब मैं आप यहाँ से आगे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसको नोट करो, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, इसको स्टॉप करके नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, हम आगे समझते हैं कि अब हमारे पास क्या हुआ है, इस साइकिल में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जिसको मैं बाकायदा स्ट्रक्चर से तो नहीं करूँगा। अब देखो, मैंने आपसे डिस्कस किया पाल्मेटिक एसिड। क्या डिस्कस किया, पाल्मेटिक एसिड डिस्कस किया। ठीक है, पाल्मेटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन थे, पाल्मेटिक एसिड के अंदर थे 16 कार्बन। कितने कार्बन थे, 16 कार्बन। अब मुझे बताओ हमारे पास रिजल्ट क्या हासिल हुआ, 2 कार्बन अलग हुए, 14 कार्बन अलग हुए। ये 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए बना। क्या बना, एसिटाइल को ए बना। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये दोबारा से साइकिल के अंदर दोबारा सेंटर होगा। जब ये दोबारा सेंटर होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 1-2 कार्बन से दोबारा हट जाएंगे, मतलब एक एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल दोबारा से बन जाएगा। 14 में से 2 निकालो, कितने कार्बन रह जाएंगे, 12 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अभी जो 12 मॉलिक्यूल का 12 कार्बन का मॉलिक्यूल दोबारा सेंटर होगा बीटा ऑक्सीडेशन में। जब दोबारा सेंटर होगा तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक एसिटाइल को दोबारा से हमारे पास हासिल हो जाएगा। एसिटाइल को दोबारा से हासिल हुआ, साथ में 12 में से 2 कार्बन निकालो, पीछे कितने कार्बन रह जाएंगे, 10 कार्बन। जब ये 10 कार्बन से एक दूसरा एसिटाइल को मॉलिक्यूल हासिल हो जाएगा तो 8 कार्बन। इस 8 कार्बन से एक दूसरा हासिल होगा तो कितने कार्बन, 6 कार्बन रह जाएंगे। ठीक है, अब जो 6 कार्बन है जब ये इंटर होगा तो हमारे पास कितने कार्बन बच जाएंगे, एक एसिटाइल को यहाँ पे बना, 4 कार्बन बच जाएंगे। ठीक है, अभी जो 4 कार्बन है जब ये टूटेगा, ये स्टूडेंट जब ये 4 कार्बन टूटेगा तो 2 कार्बन 2-2 कार्बन के हमारे पास क्या बचेगा, 2 कार्बन का ये बना, 2 कार्बन का ये बना। तो हमारे पास अगर देखा जाए ओवरऑल कितने हमारे पास एक फैटी एसिड से, अगर लेट्स सपोज मैं बात करूं इसी पाल्मेटिक एसिड की, जिसके अंदर कितने कार्बन थे, 16 कार्बन थे ना। 16 कार्बन में ये साइकिल कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। सो हमारे पास अगर देखा जाए एक एसिटाइल को एक मॉलिक्यूल यहाँ बना, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हमारे पास एसिटाइल को के मॉलिक्यूल बने, 8 एसिटाइल को के मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो हमारे पास एक बीटा ऑक्सीडेशन अगर 16 कार्बन का फैटी एसिड होगा, उसके अंदर हमारे पास कितने एसिटाइल को के मॉलिक्यूल बने, हमारे पास 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एसिटाइल को के मॉलिक्यूल बने। ठीक है, 8 एसिटाइल को के मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए। ठीक है, इसके अलावा ये स्टूडेंट आपको पता है हर एक साइकिल के अंदर एक FADH2 बन रहा था, याद है ना। FADH2 जब पहली बार डिहाइड्रोजनेशन हुई थी तो वहाँ पे हमारे पास FAD+ आया था ना,
दो हाइड्रोजन उसने लेके आप इसमें क्या बना, एक KPDH2 बना। एक साइकिल के अंदर बना, लेट्स सपोज पहली साइकिल के अंदर, दूसरी के अंदर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, तो हमारे पास क्या बनेंगे 7 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, FADH2 के। इसके अलावा हर एक साइकिल के अंदर एक NADH बनना था, तो एक NADH यहाँ पे बना, एक यहाँ पे, 3 4 5 6 7 क्या बने, 7 NADH बने, 7 NADH बने। और एक दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, फैटी एसिड को सबसे पहले पाल्मेटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ था, याद है ना, पाल्मेटिक एसिड पहले किस में कन्वर्ट हुआ था, हाँ डियर स्टूडेंट्स, पाल्मेटिक एसिड पहले कन्वर्ट हुआ था पाल्मिटाइल कोए में, पाल्मिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ था ना। यहाँ पे क्या यूज हुआ था, हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या यूज हुआ था, यहाँ पे हमारे पास ATP जो थे ना वो यूज हुए थे, यहाँ पे क्या हुए, ATP यूज हुए हैं। तो एक साइकिल के अंदर हमारे पास दो, तकरीबन जो ओवरऑल साइकिल है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे पास 2 ATP यूज होते हैं, 2 ATP जो है हमारे पास क्या हुए, यूज हुए। अब हम बात करते हैं एसिटाइल को, कहाँ एंटर होता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। ये जो एसिटाइल को है ये कहाँ एंटर होगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। क्रेब्स साइकिल याद है ना, क्रेब्स साइकिल के अंदर जो हमारे पास एंटर होता है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, ये बाकायदा वो पूरी एक साइकिल होती है। मैंने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एसिटाइल को से हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to 12 ATP मिल रहे होते हैं। कितने बन रहे होते हैं, 10 से 12 ATP हमें मिल रहे होते हैं। एक एसिटाइल को जब क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है तो इससे हमें ऑलमोस्ट कितनी ATP मिलती है, तकरीबन 10 से 12 ATP मिल रही होती है। तो 8 एसिटाइल को 8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 80 ATP हो जाएगी। तो पहली बात क्या है, एसिटाइल को इस समय साइकिल के अंदर कितने ATP मिले, 80, ठीक है। एक NADH या एक FADH, चलो मैं पहले बात करता हूँ एक NADH की। एक NADH कितनी एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक NADH जो होता है ना, ये हमें 3 ATP देता है। कितने, 3। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21। कितने बन गए, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21 ATP। तो 21 ATP हमें किससे हासिल हुए, 7 NADH से हासिल हुए, सही है। 21 यहाँ पे आ गए। इसके अलावा एक FADH2 हमें 2 ATP देता है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आप डिस्कस करोगे, आई होप कि आपने डिस्कस किया भी होगा। एक FADH2 जो होता है 2 ATP देता है, कितने देता है, 2 ATP। तो 7 2 जार 14 ATP, 14 ATP। अब अगर देखा जाए, अगर इन सबको मैं सम कर लूँ, 80 प्लस 21 प्लस 14, तो 4 1 5, 8 to 10 1 11। सो कितने ATP हमें हासिल हुए, 115। अब मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस कर लिया कि स्टार्टिंग में हमारे पास 2 ATP यूज हुए, क्या यूज हुए, 2 ATP यूज हुए। सो अगर 115 से माइनस किया जाए 2 को, तो कितने बच गए हमारे पास, 112 ATP, 112 नहीं, I'm sorry, 113 ATP हमारे पास बच गए। सो एक फैटी एसिड अगर उसके अंदर 16 कार्बन हुए तो हमें कितनी ATP उससे मिलती है, 113 ATP हमें मिल रही होती है। सो नेट गेन हमारे पास कितना हुआ, 113 ATP का हुआ। जस्ट आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दी, बाकी ये कि आप ये अब आप पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपके बेसिक सही से क्लियर है तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब लेट्स सपोज मैं आपके साथ एक दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक फैटी एसिड है। अभी तो मैंने 16 कार्बन फैटी एसिड को डिस्कस किया। मैं कहता हूँ एक फैटी एसिड उसके अंदर कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। पहले स्टेप में क्या होगा, एक एसिटाइल को बनेगा 6 कार्बन बन जाएंगे, दूसरा एसिटाइल को बनेगा 4 कार्बन बन जाएंगे, 2 कार्बन। अब मुझे बताओ इससे हमें कितनी ATP हासिल होगी, जल्दी करके बताओ। चलिए मैं ये बता देता हूँ, अगला आप डिस्कस करना। एक एसिटाइल को है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्या बने, एसिटाइल कोए बने, ठीक है। और एक एसिटाइल कोए ने कितनी देनी है, 10 ATP, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। कितने NADH बने होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितने NADH बने होंगे, 3। एक NADH ने कितनी देनी है, 3, तो 3 3 9। कितने FADH बने होंगे, 1 2 3। एक FADH ने 2 देना है, 3 ने कितने देना है, 6। तो कितने बन गए हमारे पास, हाँ डियर स्टूडेंट, कितने बन गए हमारे पास, बन जाएंगे 55। कितने बन जाएंगे, 55 ATP बन जाएगी। अगर हमारे पास 10 कार्बन हुए तो कितनी ATP होगी, अगर हमारे पास 12 कार्बन हुए तो कितनी ATP हासिल होगी। ये आपने अभी ही सॉल्व करके कमेंट में बता देना है कि अगर हमारे पास कोई फैटी एसिड हो और उसके अंदर 10 कार्बन हुए तो उससे हमें कितनी ATP हासिल होगी। ये स्टूडेंट आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, ट्राई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो
ऊपर से कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर की नोट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।